हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीमीय विश्लेषण के बारे में, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों को जानना होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब कि अगर हम लोग मेनली बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में हमारा फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया है, और वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी, और जो सेकंड हमारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने कह दिया कि जब दो पार्ट होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड, तो फंडामेंटल कहते हैं किसको है और डिराइव्ड कहते हैं किसको है, ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो फंडामेंटल का मतलब होता है मूल राशि, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो। यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमने बात कर दी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही हो। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारे पास जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के नहीं बनी होगी, तो इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी उसको कहेंगे जिसमें कि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके, एक से अधिक का यूज करके और क्वांटिटी बनाएंगे, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, हमने अभी बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूल राशि। क्या कह दिया हमने कि फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो किसी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, यानी जो खुद ब खुद केवल अकेले मिलकर के बनी होगी, किसी अनदर क्वांटिटी से मिलकर के नहीं बनी होगी। तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम भी क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अगर बात किया जाए तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। फर्स्ट क्वांटिटी जो होता है हमारा, वो होता है मास। मास का मतलब द्रव्यमान। सेकेंड जो हमारा होता है लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई। थर्ड जो होता है हमारा, वो होता है टाइम, यानी कि हो गया हमारा समय। फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर, और इसका केल्विन होता है। क्या होता है टेम्परेचर का मतलब, ताप। और फिफ्थ जो होता है हमारा, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। सिक्स जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा कहते हैं। और जो 7th नंबर होता है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, ज्योति तीव्रता। ठीक है। अब देखें द्रव्यमान का जो यूनिट होता है, ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर दी। इनके यूनिट्स की बात करें तो इनका द्रव्यमान का मास का क्या होता है, किलोग्राम, केजी। इसका क्या होता है, मीटर। इसका क्या होता है, सेकेंड। और उसी तरह से टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। और क्या बच गया हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। एटॉमिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल। और इसका अगर हम लोग बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी का, तो होता है कैंडिला। अब हम लोग बात करते हैं
कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास हो गई टोटल 7। इन फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके ही हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। यानी कि कोई भी हमारे फिजिकल पास क्वांटिटी आ जाती है फिजिक्स में, या कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है और पूछ दिया जाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि उस क्वांटिटी में, इन 7 क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी कितने कितने टाइम्स यूज हुई है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका आसानी से डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को सिंपल सी टेक्निक है कि मास का क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग जो है किससे है, m से है। तो इसका जब डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। यहाँ m से स्टार्ट हुआ है, इसको क्या देख रहे हैं कि L से स्टार्ट हुआ है, तो इसका जब डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो किससे लिख देते हैं, कैपिटल L से लिख देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि टाइम जो है t से स्टार्ट हुआ है, तो इसका हम लिख लेते हैं t। लेकिन जब इन तीनों के बाद वाले फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, इन चारों की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में केवल यही तीनों फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास खोजी गई थी, और इसके स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट से हम लोगों ने इसका डायमेंशन डिनोट कर दिया। लेकिन क्या देख रहे हैं कि इसका यूनिट कुछ और ही है, यूनिट इसका कुछ और ही कह रहा है कि यूनिट S से, M से और K से स्टार्ट हुआ है। तो इस अनुसार इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब हमें क्या लिखना होगा, 2 चीज़ें याद करनी पड़ गई। फर्स्ट हमें क्या याद करना पड़ गया कि मास को m से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट kg होता है, इसका डायमेंशन m होता है। उसी तरह से लेंथ को l से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है, इसका डायमेंशन l होता है। यानी कि एक ही चीज़ का यूनिट और डायमेंशन 2-2 बार हमें याद करना पड़ गया। इसलिए बाद में जब इसके आगे की जो 4 फिजिकल क्वांटिटी खोजी गई, इनका जो है, इनके यूनिट के बेस पर इसका लिख दिया गया डायमेंशन k, या फिर और इसका डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं थीटा। ठीक है, इसका क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पियर है, तो इसी एम्पियर के नाम पर इसका डायमेंशन लिख दिया गया a। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या देख रहे हैं, मोल, तो इसका डायमेंशन लिख दिया गया हम लोगों का MOL, कैपिटल होगा। उसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी का क्या देख रहे हैं, किससे स्टार्ट हो रहा है, CANDILA, तो कैंडिला का हम लोग लिख लेते हैं CD। जनरली हमें इन्हीं सभी 5 क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ती है डायमेंशनल निकालने के लिए। इनका बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम ही क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में इनका यूज होता है, इसीलिए हम लोग केवल इन्हीं 5 को जनरली याद रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर बात किया जाए तो डिराइव्ड क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो इन्हीं 7 क्वांटिटी में से या तो 2 से मिलकर बनी होगी, 2 से ज़्यादा से मिलकर के बनी होगी, तो उसको कहेंगे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी 2 से अधिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक साथ मिक्सअप कर दिया जाए, तो जो नया प्रोडक्ट हमें बनता है, जो नई क्वांटिटी हमारी बनती है, उसी को कहते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनका तो फिक्स नंबर था कि 7 ही होते हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने दिखा दिया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इसके अलावा भी 2 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिसको अभी डायमेंशन में हम यूज नहीं करते। क्या क्या होता है, एक तो होता है हमारा एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एंगल का अगर देखा जाए तो यूनिट होता है रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। यानी कि हम लोगों ने कह दिया कि एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है। यानी कि इसके अलावा भी 2 फिजिकल क्वांटिटी हमें फंडामेंटल क्वांटिटी मिली है, जो एंगल है और क्या है, सॉलिड एंगल है। और इनका यूनिट भी हमने बताया कि एंगल का जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो स्टेरेडियन होगा। क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन लिखना हो तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, ये कब किसी फार्मूले में कितने टाइम्स आई हुई हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूले की।
होता क्या है डायमेंशनल फार्मूला? तो डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला का मतलब होता है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स है, क्या है? फोर्स। तो फोर्स जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो हमें ये पता करना होगा कि जब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो ये किन किन फैक्टर से मिलकर के बनी है, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने कितने टाइम्स यूज हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स में मास भी आता होगा, लेंथ भी आता होगा, टाइम भी आता होगा, तो मास कितने टाइम्स यूज हुआ है, लेंथ कितने टाइम्स यूज हुआ है, उसी तरह से टाइम कितने टाइम्स यूज हुआ है, ये सब कुछ हमें चेक करना होगा और वही हमें बताता है डायमेंशन को। यानी कि जितने जितने टाइम्स वो यूज हुआ होता है, जैसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मास जो है 1 टाइम्स यूज हुआ है, तो उसका जो मास का डायमेंशन होगा वो कितना होगा? 1 होगा। लेंथ मान लेते हैं 5 टाइम यूज हुआ है तो लेंथ का डायमेंशन 5 हो जाएगा। बट फोर्स में ऐसा होगा नहीं कि लेंथ जो है 5 टाइम्स यूज हुआ होगा। अभी हम लोग उसको चेक करके देखेंगे। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें ये बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में, उस डिराइव्ड क्वांटिटी में कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने कितने टाइम्स यूज हुई है। डायमेंशन लिखते कैसे हैं? तो बोल्ड अक्षर में उसके ऊपर पावर लगा करके हम उसका डायमेंशन लिखते हैं। तो हमने डायमेंशनल फार्मूला का सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखा है, सिंपल डिफिनीशन लिखा है कि डायमेंशन फार्मूला इज द एक्सप्रेशन फॉर यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? यूनिट के लिए एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में होता है। कभी से हम यही चीज बता रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने कितने टाइम्स उसमें यूज हुई है, इसी को हम चेक करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। बात क्लियर है? अब डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज। दूसरी चीज कि या तो हमें उस जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसका एमकेएस सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में हमें यूनिट पता हो, या फिर उसका हमें फार्मूला पता हो। तो फार्मूला लर्न करना आसान है। फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आसानी से उसको तोड़ मरोड़ के, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करके हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी फार्मूला अगर लर्न हो जाता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास केवल यूनिट है तो यूनिट से तो हम केवल क्या कर सकते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को प्रॉफिट इसमें है कि हम फार्मूला लर्न कर लें, और फार्मूला लर्न कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारा यूनिट भी क्या हो जाएगा? लर्न हो ही जाएगा। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले फोर्स को चेक करेंगे कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है तो इसके लिए हम लोग चलो लिखते हैं। तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ में कहा गया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, इसी को कहा गया था। और इसी का जो डिराइव्ड फॉर्म था, इसी का मॉडिफिकेशन जो था वो था हम लोगों का F = ma, वेयर m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी था मास, लेंथ, टाइम। इसमें से क्या देख रहे हैं? एक फंडामेंटल क्वांटिटी मास तो ऑलरेडी यहां आ गया, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन यूज हुआ है इन सातों क्वांटिटी में से कहीं नहीं आता। तो एक्सेलरेशन को क्या करना होगा? हमें ब्रेक करना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F = m, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यानी कि क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमने डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को कह दिया क्या है? हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब क्या देख रहे हैं कि ये दो क्वांटिटी, ये टाइम है और ये मास है, ये तो हमारा फंडामेंटल मिल गया, लेकिन जो वेलोसिटी हमारा है वो अभी फंडामेंटल
नहीं मिला है। तो फंडामेंटल में इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m/Δt इंटू डेल्टा v, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m/Δt इंटू, और क्या होता है डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा S/Δt, क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो इस बेस पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S/Δt। अब क्या हो गया हमारा F इक्वल टू m डेल्टा S/Δt का स्क्वायर, वेर m इज द मास, डेल्टा S इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, लेंथ ही हुआ। क्या होता है, पाथ लेंथ होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लेंथ का यूनिट गेन करेगा। साथ ही साथ ये टाइम है, तो यहाँ भी हमें टाइम दिख रहा है। तो अब इसका अगर हमें डायमेंशन लिखना हो, अगर इसका यूनिट लिखना हो, तो F का यूनिट अगर लिखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ, इधर लिख देते हैं साइड में, तो क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स। तो क्या होगा, हो जाएगा, मास का होगा हमारा किलोग्राम, और लेंथ का होगा हमारा मीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम डायमेंशन लिखना चाहेंगे, तो जैसे ही इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, फोर्स को, F को जैसे ही हमने बिग ब्रैकेट में लिखा, तो क्या कहेंगे इसको, अब डायमेंशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। अब हमने अभी बताया था पहले कि मास को किससे डिनोट करते हैं, केजी को किससे डिनोट करते हैं डायमेंशन में, कैपिटल M से, मीटर को किससे, L से, और टाइम को किससे, T, और 2 टाइम्स यूज हुआ है। तो अब F का अगर डायमेंशन लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, mLt-2, यानी कि डायमेंशन हमें क्या बता रहा है कि जो मास है वो कितने टाइम्स यूज हुआ है, क्योंकि पावर यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 आया है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास कितने टाइम्स आया है, इंक्लूड हुआ है फोर्स में, 1 टाइम्स। लेंथ कितने टाइम्स इंक्लूड हुआ है, 1 टाइम्स। उसी तरह से टाइम कितने टाइम यूज हुआ है, 2 टाइम्स। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि -2 टाइम्स, माइनस हमें ये बता रहा है कि वो इनटू में ना हो करके बल्कि क्या है, डिवाइड के फॉर्म में है। टाइम जो है अपॉन में है, रेट को बता रहा है। इसलिए हम लोग अब डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, mLt-2। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, या फिर सबसे पहले छोटी छोटी फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकाल करके देखेंगे कि किस तरह से डायमेंशन हम निकालते हैं। जैसे बात कर लेते हैं एरिया का, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू एल इंटू बी। अब देख रहे हैं कि लेंथ भी जो है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ब्रेथ का भी यूनिट होगा मीटर। तो यूनिट ऑफ एरिया अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो जब डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर को किससे, अब यहाँ मास नहीं है मीटर है, और मीटर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, और 2 टाइम्स यूज हुआ है। यानी कि एरिया का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, L2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी को या तो रो से डिनोट करते हैं या फिर डी से डिनोट करते हैं। एंड डिफिनीशन क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, D इक्वल टू M बाई कैपिटल V। अब इसका अगर यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ रो, तो क्या हो जाएगा, केजी, और इसका पर मीटर क्यूब। अब जब डायमेंशन ऑफ रो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और अपान में मीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, L3। तो जो डायमेंशन ऑफ रो हमारा कितना हो जाएगा, ML-3। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे ही फार्मूला हमारे पास पता हो जाएगा तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं, है ना।
उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम आसानी से लिख सकते हैं। बात क्लियर है? अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है, हम आसानी से उसका डायमेंशन उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में ब्रेक करके और लिख सकते हैं। जैसे हम लोग अभी कोई दूसरी क्वांटिटी ले लिया जाए, बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन में अगर देखा जाए, सरफेस टेंशन ठीक ना, सरफेस टेंशन को या तो एस से डिनोट करते हैं या फिर टी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग एस से डिनोट कर ले रहे हैं। एस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का अब डायमेंशन हमें लिखना है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। सरफेस टेंशन का एस हो गया, ये इसको क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स अभी हम लोगों ने निकाला था कितना, MLT-2, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। एक L से L क्या हो गया, कैंसिल, कट करते नहीं, हमने केवल समझने के लिए दिखा दिया। तो डायमेंशन ऑफ S कितना हो जाएगा हमारा, MT-2। ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन। इसी तरह से अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन यानी दाब का डायमेंशन बीमा निकालिए, तब हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि दाब को P से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर के सरफेस पर परपेंडिकुलर पर नॉर्मल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब देखा जाए तो डायमेंशन डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, P फोर्स का डायमेंशन जानते ही हैं MLT-2, और एरिया का डायमेंशन अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला था कितना, L2। एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोगों का, ML-1T-2। L नीचे से ऊपर गया, हमारा क्या कितना हो गया, T-L-1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसका रीजन आप लोगों को पता है। हमने पहले ही बताया कि जब भी हम डायमेंशन को लिखते हैं या तो बिग ब्रैकेट में लिखते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, ऐसा रूल नहीं है। अगर लिख देते हैं तो हमारा लिखना गलत है, या तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर मझले, यानी कि या तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? अब बात किया जाए कि इससे हम लोग और कर क्या सकते हैं, डायमेंशन निकालने का मतलब क्या हुआ, इसका यूज क्या है। डायमेंशनल फार्मूला का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका यूज समझते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, हम अपने डेली लाइफ में इसका यूज क्या कर सकते हैं, इसका कुछ यूज है या यूजलेस है कि नहीं। पता चला कि घर पे खाना बना दिए और खाने लायक है ही नहीं, तो वो क्या है, यूजलेस है, ठीक ना। जैसे पापा की परियों को स्कूटी दिला दिया जाए और पापा कभी बैठ गए तो दूसरे दिन तो वो बैठने लायक रह ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं रह जाएंगे, क्योंकि पापा की परियां जो है उड़ती भी हैं उड़ाती भी हैं, इसलिए उनसे बच के रहना चाहिए। करती क्या है कि रोड पे चल रही होंगी, अगर यहाँ से आप वो अपनी गाड़ी लेके जा रही है तो आपको वहाँ से 2 मीटर के दूरी पर चले जा करके खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो उनका डायरेक्शन कब बदल जाएगा और कब आपको ठोक के निकल जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, कि पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियां जो होती हैं उड़ती भी हैं उड़ाती भी हैं, यानी कि स्कूटी पा जाएंगे तो खूब तेज उड़ाएंगी, और उड़ती हैं मतलब खुद तो उड़बे करेंगी और साथ में आपको भी उड़ाते हुए लेकर चली जाएंगी। इसीलिए पापा की परियों से सावधान ही रहिएगा, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला का क्या क्या यूज है, यानी एप्लीकेशन ऑफ हम लोग डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे। किसकी किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ
ठीक ना। यानी कि अगर बात किया जाए तो विमीय सूत्र के अनुप्रयोग, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो 3 इसका एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट द यूनिट इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक ना। हम इस मेथड से कर जा सकते हैं कि अगर जैसे दिया हुआ है एमकेएस में तो सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस में दिया है तो एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे आ रहे थे कि अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, या फिर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इसको कह रहा था कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर दे रहे थे 5/18 से मल्टीप्लाई, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे 18/5 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये आया कहाँ से, इसको हम चाहे तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें समझना होगा कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि 10 रुपीज, जैसे मान लेते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होता है, ये तो सिंपल चीज है। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो है 1 रुपी, ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं N1, और ये इसका यूनिट है, इसको यूनिट लेट कर लेते हैं U1। ये क्या है, ये फर्स्ट सिस्टम में है, ये सेकेंड सिस्टम में, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं N2 और इसको लेट कर लेते हैं इसके यूनिट को U2। यानी कि हमें एक सिंपल सा फार्मूला मिल गया N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ है कि 1 रुपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पैसे, कितने पैसे होंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायमेंशनल मेथड का यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारा फार्मूला, यानी कि N1 की वैल्यू यहाँ क्या देख रहे हैं, गिवन है, और N2 की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 U1 अपान U2। अब चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, N2 इक्वल टू N1 डायमेंशन ऑफ U1 अपान डायमेंशन ऑफ U2। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट सिस्टम में वही क्वांटिटी मास में कितने बार आई है, A टाइम्स, लेंथ में कितने टाइम्स आया है, B टाइम्स, टाइम में कितने टाइम आया है, C टाइम्स, तो क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू फर्स्ट सिस्टम में उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M1A L1B और T1C। उसी तरह से सेकेंड सिस्टम में क्या हो जाएगा, M1A L2B और T2C। अब इसको ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो N2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा दिखेगा नहीं, लिख लेते हैं ऊपर, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा N1 और क्या M1 अपान M2A, और उसी तरह से L1 अपान L2B और T1 अपान T2C। ये हमारा क्या मिला, किसी भी वैल्यू को एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में, यानी कि एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला मिला। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों से कह दिया जाए कि कन्वर्ट करिए 1 न्यूटन को डाइन में, तो क्या देख रहे हैं कि ये N1 की वैल्यू 1, U1 जो हमारा है वो हो गया न्यूटन, और N2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, और U2 की वैल्यू हो गया हमारा कितना, डाइन। इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन जो यूनिट है वो किसका है, फोर्स का है। तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा हमारा, ML/T-2। तो क्या देख रहे हैं, M कितने टाइम्स, 1 टाइम्स L, 1 टाइम्स T, यानी कि हमें मिल गया A की वैल्यू 1। देखो यहाँ पर M कितना था, M पावर A, तो M पावर कितना है, 1 है, यानी मास जो है 1 टाइम्स यूज हुआ है
लेंथ जो है वो b 1 टाइम्स, तो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना हमारा -2। अब रख लेते हैं इस फार्मूले में, तो क्या है हमारा n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू 1 m1 अपान m2, ठीक है, और ये पावर इतना 1 और L1 अपान L2 और ये पावर कितना 1 और फिर कितना T1 अपान T2, ये पावर कितना -2। अब बात करते हैं n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को वहाँ से हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा m1 अपान m2। अब बात करते हैं कि जो न्यूटन होता है हमारा वो SI सिस्टम में यूनिट होता है, और जब SI सिस्टम में यूनिट होता है तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मास में होगा, जो वो केजी में होगा, यानी m किस में होगा, केजी में, और CGS में क्या होता है, मास का यूनिट ग्राम में, और उसी तरह से इसमें होता है मीटर में, इसमें होता है सेंटीमीटर में, यानी MKS में मीटर में और सेंटीमीटर CGS में, और इसमें तो सेकेंड में ही होता है हमेशा, ठीक है, तो ये कट गया, कोई मतलब नहीं है। तो n2 इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, n2 की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारा, केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम अपान ग्राम, और क्या हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, और यहाँ क्या मिलेगा 1 पावर -2, 1 के पावर कुछ कर लें, 1 लाख कर लें, 2 लाख कर लें, 5 लाख कर लें, 0 कर लें, कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी, तो 1 को हम लोग यहाँ से 1 कर लेते हैं। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो n2 की वैल्यू हमारा जो मिलेगा वो कितना 1000 इंटू 100, यानी कितना मिल जाएगा 10⁵, यानी क्या मिल गया हम लोगों को 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हम लोगों का क्या हुआ, न्यूटन से किस में कन्वर्ट हो गया, डाइन में, यानी SI से किस में कन्वर्ट हो गया, CGS में। इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम चाहें तो आसानी से वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं, चलिए देख ही लेते हैं एक दो और एग्जाम्पल। क्या है, जैसे कह दिया जाए कि कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS। CGS यूनिट क्या होता है हमारा, अर्ग होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1 जूल को कन्वर्ट करिए किसमें, CGS में, यानी कि SI सिस्टम को हमें कन्वर्ट करने को बात कर रहा है CGS में। तो N1 की वैल्यू हमारा हो गया 1, U1 की वैल्यू हो गया हमारा जूल, N2 की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और U2 की वैल्यू क्या हो गया हमारा, अर्ग, किसमें है, CGS यूनिट में। तो अब क्या करना होगा, हमें फार्मूला पता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2A, L1 अपान L2B और T1 अपान T2 कितना, C। सबसे पहले पता करना होगा कि जूल है किसका यूनिट, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन हो जाएगा कितना, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और वर्क का क्या होता है डायमेंशन mL2T-2। अब बात करते हैं, तो N2 N1 की वैल्यू 1, कितने टाइम्स मास आया है, M1 अपान M2, और ये पावर कितना 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से L1 अपान L2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और T1 अपान T2 ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मास का MKS में क्या होता है, kg अपान ग्राम, मास का MKS में किलोग्राम यूनिट और CGS में ग्राम। उसी तरह से लेंथ का MKS में क्या होता है, यूनिट हमारा होता है मीटर, और L2 का क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकेंड अपान सेकेंड -2, इससे तो कोई मतलब नहीं है, वो कट करके फिर से 1 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम अपान ग्राम, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर का स्क्वायर भी है, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो कितना हो गया 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10⁷, यानी मिल गया हम लोगों को 1 जूल
इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। यानी कि हम लोग क्या किए, MKS को आसानी से CGS में इस मेथड से कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो दो एप्लीकेशन हम लोगों का, फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों का क्या था कि किसी भी एक सिस्टम में अगर वैल्यू दिया हुआ है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू दूसरे सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है? दो एप्लीकेशन जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।